लास्ट वीक में हम लोग देख रहे थे एसएचएम। एसएचएम की बात आगे करेंगे। उससे पहले हम चाहते हेलो। लास्ट वीक में हम लोग देख रहे थे एसएचएम। एसएचएम की बात आगे करेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि आप मेंस वाला जो जेई मेंस का आर्काइव था उससे मैंने होमवर्क दिया था। तो ग्रेविटेशन चैप्टर के जो भी आपके डाउट हैं उसे चैट में सेंड कीजिए। एक एक करके पहले ग्रेविटेशन करते, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर हीट एंड थर्मो में आते। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, उससे भी जो डाउट हो उसे भेजिए।
आर्यन, कार्तिकेय, नेक्स्ट टॉपिक से नहीं है कोई डाउट क्या? नहीं सर, भेज दिया मैंने। अच्छा, शांतनु, श्रेय, आपका एक भी डाउट नहीं आया? या भी तन्नू? सर मैंने फ्लूइड्स वाला चैप्टर अटेम्प्ट नहीं किया है, मैंने ग्रेविटेशनल के बाद सीधा थर्मोडायनामिक्स अटेम्प्ट किया। अच्छा, देखना ये जो भी डाउट है हम लोग 45 मिनट अभी देखते, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और फिर आ जाएंगे इस पे। कार्तिकेय, हम लोग फर्स्ट पेज तो पूरी तरह देख लिए थे, एक बार बताना कहाँ तक हो गया था देखा हुआ? सेकंड पेज हो गया था? यस सर। एम्पलीट्यूड ये थर्ड पेज से स्टार्ट करना था ना? यस सर। देखना आपको पिछली बात एक बार हम याद दिलाएं, एसएचएम में जो बात हुई थी कि अगर हमारा हार्मोनिक मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो देन वी से सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए तीन कंडीशन, फर्स्ट वन एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, एंड डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। किसी फिक्स पॉइंट के राइट एंड लेफ्ट या टॉप अप एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पार्टिकल मूव करता। सेंट्रल पॉइंट के रिगार्डिंग है कि यहां नेट फोर्स 0 होगी। दूसरा कंडीशन था कोई भी नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए। नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स एब्सेंट रहेगा। और तीसरा इंफॉर्मेशन था कि पाथ पे एक पॉइंट होगा जहां पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। स्टेबिलिटी रिलेटेड है पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने के लिए du dx 0। du dx बेसिकली फोर्स को बोलते, आप बोल सकते हैं वहां पे फोर्स 0 होगा। और d2u dx स्क्वायर मिनिमम है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये तीन कंडीशन था। देखना a प्रोपोर्शनल माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं इक्वल टू का साइन दोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा ये कहा रहा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इन जनरल जब भी हम लोग कांस्टेंट पुट करते थे तो ये C1 C2 ऐसा पुट करते थे, स्क्वायर करके कभी कांस्टेंट पुट किए नहीं। बेसिकली ये जो कांस्टेंट है इसका डायमेंशन ओमेगा स्क्वायर से मैच होता, दैट्स वाई ओमेगा स्क्वायर। आप ए को लिख सकते d2x dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x 0। ये बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, सेकेंड ऑर्डर का हुआ। अगर इसे सॉल्व करें तो इसका सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ए, एम्पलीट्यूड हुआ, और फाई को बोलते इनिशियल फेज और इपॉक। ये अदर ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। अगर इंग्लिश वाला वर्ड यूज करना होता तो बोलते T0 का एंगल, इनिशियल एंगल। T0 पे साइन वाला जो ब्रैकेट में होगा एंगल ही तो होता। तो पूरे चैप्टर में आपको यही बात सीखनी है कि फाई कैसे डिसाइड होगा। मुश्किल से ऐसा क्वेश्चन 2%। एम्पलीट्यूड कैसे डिसाइड होगा, ऐसा क्वेश्चन 3%। और 95% क्वेश्चन होगा कि ओमेगा कैसे डिसाइड होगा। हम लोग फाई डिसाइड करने की बात पहले किए, इसमें था जैसे ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा सेंट्रल पॉइंट के अबाउट, ये हुआ एक्सट्रीम राइट का पॉइंट, ये हुआ EL का मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट का पॉइंट। जो भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे पॉइंट O से, पॉइंट O को बोलते सेंट्रल पॉइंट, क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड है। और सेंट्रल पॉइंट पे बताए कि नेट फोर्स 0 होगी। अगर पार्टिकल P पे है तो ये डिस्प्लेसमेंट X, और यहां से हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे। अभी बात हो रही थी फाई डिसाइड करने पे के रिगार्डिंग T0 पे पार्टिकल सेंट्रल पॉइंट पे हो, राइटवर्ड मूव कर रहा हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो फाई की वैल्यू आप 0 लोगे। वाला इंफॉर्मेशन T0 पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हो, आप फाई की वैल्यू 90 लोगे। दैट मीन्स सेंट्रल पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट के बीच एंगल का अंतर, फेज का डिफरेंस, फेज डिफर करता 90 डिग्री से। थर्ड में T0 पे पार्टिकल सेंट्रल पॉइंट पे हो और लेफ्ट की तरफ जा रहा हो, तो फाई की वैल्यू होती 180 डिग्री या पाई बोले। अब देखना सेंट्रल पॉइंट से राइट गया तो 90 बढ़ा, लेफ्ट आ गया तो फिर से 90, तो 1 ये हो गया। बेसिकली फाई डिसाइड करने का बेसिक तरीका क्या, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसी इक्वेशन से बढ़ते। जैसे आपको बोला जाए x इक्वल टू a/2 पे है, यही मान लेते x की वैल्यू है a/2 पे, तो p पे पार्टिकल राइट भी जाते, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट हो सकता है या लेफ्ट हो सकता, राइट हो सकता। तो आप कैसे निकालते, फिर करेंगे लेफ्ट की बात। अगर राइट जा रहा, आप x की जगह पुट कर दीजिए a/2, a साइन t 0 पे है तो ओमेगा इंटू 0 प्लस फाइव, दैट इज साइन फाइव। साइन फाइव 1/2, पाई की वैल्यू है 30 डिग्री, पाई/6। तो देखना आप यहां से और भी कुछ इंफॉर्मेशन आ गया। वो इंफॉर्मेशन हुआ कि ये एसएचएम का पाथ था, ये था सीपी सेंट्रल पॉइंट, एक्सट्रीम राइट पॉइंट पी, x इक्वल टू a/2,
यहां पे फेज होता 0, x इक्वल टू a/2 पे फेज होता 30 डिग्री और यहाँ पे होता फेज 90 डिग्री। मतलब ये इंटरवल एंगल के डिफरेंस के टर्म्स में 30 डिग्री की इक्विवेलेंट है और ये 60 डिग्री की इक्विवेलेंट है। अगर पार्टिकल लेफ्ट जा रहा हो तो कितना लिखते फेज? तो इस केस में फेज होगा पॉइंट P पे ही। अगर लेफ्ट के तरफ है मोशन तो सेंट्रल पॉइंट पे 0 लेते, पार्टिकल पहले पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया तो 90 और लौटा मिड पॉइंट तक, वो डिस्टेंस एंगल के टर्म्स में 60 डिग्री, तो ये आ गया 150 डिग्री। इस तरीके से हम लोग फेज डिसाइड किया करेंगे। पता है वैसे क्वेश्चन फेज डिफरेंस या फाई डिसाइड करने वाला क्वेश्चन काफी कम होता। अब है एम्पलीट्यूड और ओमेगा कैसे डिसाइड करें। ये दो बात सीख गए तो फिर पूरी बात हो गई। लेकिन ना वही बात यहां लिखी हुई है कि कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड डिसाइड करने के लिए ये तरीका है। पहला तरीका, फर्स्ट डिसाइड द सेंट्रल पॉइंट बाय पुटिंग नेट फोर्स 0। सेंट्रल पॉइंट डिसाइड करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो नेट फोर्स जहां 0 होगी। दूसरा, एंड एक्सट्रीम पॉइंट बाय इज डिसाइडेड वेयर पार्टिकल विल बी इन रेस्ट। एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती? 0, क्योंकि पार्टिकल वहां से रिटर्न आ रहा है। फिर तो पहले गया, वेलोसिटी घटते घटते 0 हुई, फिर लेफ्ट आएगा। तो एक्सट्रीम पॉइंट डिसाइड कर लेंगे। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता वही तो एम्पलीट्यूड होता। तो एक तरीका ये हुआ। कई बार मैकेनिक्स यूज करते, समटाइम्स वी यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू कैलकुलेट एम्पलीट्यूड। तो जब तक इस पे प्रॉब्लम नहीं लेंगे ये बात उतनी क्लियर होगी नहीं। हम प्रॉब्लम करेंगे एक एक करके, या डिसाइड करेंगे एम्पलीट्यूड दोनों तरीके से। एक तरीका तो बताया कि सेंट्रल पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट डिसाइड करना और फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना। दूसरा, मैकेनिक्स यूज करना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके हेल्प से लाना। देखना, ये x के लिए इक्वेशन लिखे थे, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई। पाई 0 लिए, मतलब हम लोग एक तरीके से बोल रहे हैं कि पार्टिकल जिस समय सेंट्रल पॉइंट पे है और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा, उस समय से टाइम काउंट कर रहे। इक्वेशन हो गया x इक्वल टू a sin ओमेगा t। पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिलता, x की वैल्यू पुट कर दिए sin ओमेगा t, तो sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन हो गया cos ओमेगा t का कोएफिशिएंट ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिए, तो v हो गया a ओमेगा cos ओमेगा t। a ओमेगा cos ओमेगा t की जगह लिखे √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। a ओमेगा sin ओमेगा t की वैल्यू पुट कर दिए, सिंप्लीफाई किए, तो v आ गया ओमेगा √a² माइनस x²। तो ये v के लिए फॉर्मूला आ गया। दो फॉर्मूला लाए हम लोग, एक लाए ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, और दूसरा लाए ओमेगा √a² माइनस x²। a है एम्पलीट्यूड, x है डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा हुआ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। x0 पुट करें इसमें तो v की वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम होगी, और ये आ गया ओमेगा ए। हमें एक नया इंफॉर्मेशन पता चला सेंट्रल पॉइंट के रिगार्डिंग, कि सेंट्रल पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती और मैग्नीट्यूड होता ओमेगा ए। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, हाफ mv²। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में क्या होगा ये भी पता चला। इसी फॉर्मूले में जहां वेलोसिटी x के फंक्शन में x की वैल्यू a पुट करें तो वेलोसिटी 0, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे पार्टिकल रेस्ट में होता, उसकी वेलोसिटी 0 होती। ऊपर इक्वेशन लिखे थे a इक्वल टू माइनस ओमेगा² x, तो ये एक्सेलरेशन है पोजीशन के टर्म्स में।
हम लोग एक्सेलरेशन को टाइम के टर्म्स में लिखना चाहें तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी लाए थे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसे फर्दर डिफरेंशिएट करें तो माइनस ए ओमेगा था, कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी और टी का कोएफिशिएंट ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गया, तो ए हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब यहां पे देखें कि ए हमारा मिनिमम कितना संभव है, एक्स पुट कर दें 0। एक्स 0 पुट करने का मतलब हुआ सेंट्रल पॉइंट पे मिनिमम एक्सेलरेशन 0। मैक्सिमम के लिए एक्स की वैल्यू मैक्सिमम लेंगे, कितनी ले सकते हैं एक्स की वैल्यू मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड के बराबर, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो गया ओमेगा स्क्वायर ए। अब ये जो बात है मैथमेटिकली लिखे उसी को यहाँ लैंग्वेज में मैथमेटिकली देखे, वही यहाँ लैंग्वेज में लिखी हुई है कि एट सेंट्रल पॉइंट पार्टिकल विल हैव maximum velocity, maximum kinetic energy. Its maximum velocity is omega a and minimum velocity is 0. At extreme point, particle is at rest and has maximum force. Extreme point पे acceleration maximum, तो net force कैसा होगा, maximum होगा, और maximum acceleration की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये जाने कुछ और डेरिवेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करके। आगे पढ़ेंगे ओमेगा कैसे कैलकुलेट करें, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करें। बेसिकली ओमेगा कैसे डिसाइड जब हो गया तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अब पहले इतनी बात को लिखना, जहां कंफ्यूजन हो उस बात को पूछना, फिर आगे की बात करें। श्रेय, कार्तिक है, बात समझ में आ रही है ये? Yes, sir. यस सर। या भी विधि कुछ पूछना है इसमें? No, sir. No, sir.
ये ऊपर वाला सारा कुछ लिखा हुआ हो गया ना, विधि या भी Yes, sir. Yes, sir.
जिसका लिखा हुआ हो गया एक बार हैंड रेज करना। आर्यन कितना बचा हुआ है? सर लास्ट की लाइन बची है एक। तनु, सर वो थोड़ा बाकी है अभी लास्ट का। अच्छा ओके। आगे बढ़े तनु। आर्यन का हो गया क्या? यस सर। देखना ओमेगा कैसे डिसाइड करें। ऐसा कोई मेथड करके तो नहीं कि पहले ये स्टेप करना है। आपके कंफर्ट के पर्पस से मैंने स्टेप वाइज कर दिया। सर एक बार थोड़ा ऊपर करना सर, लास्ट लाइन रह गई थी, वो थोड़े से लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, डन सर। देखना ओमेगा अगर डिसाइड करना हो या टाइम पीरियड डिसाइड करना हो तो ये स्टेप फॉलो करना है आपको। अभी एक एवरेज बात बोल रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और भी कुछ एडवांस बातें ऐड करेंगे। पहला स्टेप होगा फर्स्ट डिसाइड सेंट्रल पॉइंट बाय पुटिंग नेट फोर्स 0। देखना ब्रैकेट में लिखे, आगे जब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि एक होता है एंगुलर एसएचएम, जहां रोटेशनल कॉन्सेप्ट यूज होता और वहां हम लोग नेट टॉर्क 0 पुट करते। अभी ये ब्रैकेट वाली बात आप छोड़ दो, केवल इधर वाली बात आप जानो कि नेट फोर्स 0 पुट करके सेंट्रल पॉइंट डिसाइड करेंगे। सेकेंड स्टेप, नाउ कंसीडर द पार्टिकल at a distance x from the central point. Draw the ABD of the body. सेंट्रल पॉइंट से x डिस्टेंस पे पार्टिकल को कंसीडर करेंगे, उसके ABD ड्रॉ करेंगे। थर्ड, बाय न्यूटन्स लॉ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, बॉडी का एक्सेलरेशन लाएंगे। हम लोग ऑलरेडी पढ़े कि a होता है -ω²x, और एक यहां भी लाए, उसे कुछ इक्वेशन का नाम दे दें, दोनों को कंपेयर करेंगे जिससे हमें ओमेगा पता चल जाएगा, और ओमेगा पता चल गया तो टाइम पीरियड और ओमेगा पता चल जाएगा। देखना एक सिंपल सा एग्जांपल लिए, इतना सिंपल आपसे बात पूछा नहीं जाएगा कि एक ब्लॉक हो एक स्प्रिंग हो। कई ब्लॉक कई स्प्रिंग
कनेक्टेड होगा और कई बार एक से ज़्यादा पुली होगा। मैंने बताया कि पूरा मैकेनिक्स ही कई बार यूज होता है इसमें। तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एक ही ब्लॉक लिए, एक ही स्प्रिंग लिए और हॉरिजॉन्टल में है, ब्लॉक मूव कर सकता। स्प्रिंग अभी कनेक्टेड है, आपसे पूछा जाएगा कि टाइम पीरियड बताना। तो देखना, हम लोग नॉर्मल जाने कि ये स्प्रिंग मास रखा हुआ है और कोई कॉम्प्रेशन, कोई इलॉन्गेशन है नहीं, तो ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होगी और यही सेंट्रल पॉइंट हुआ। यहाँ डिसाइड करना भी आसान था, जहाँ स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है। अब ब्लॉक को थोड़ा राइट पुल किए, कितना, x, तो सेंट्रल पॉइंट से x डिस्टेंस पे ब्लॉक है कंसीडर। नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, लेफ्ट हैंड साइड स्प्रिंग फोर्स, और न्यूटन्स लॉ हॉरिजॉन्टली लगाएंगे तो नेट फोर्स हो गया kx इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी kx/m, और स्टैंडर्ड इक्वेशन ये था। कंपेयर करें, ओमेगा स्क्वायर आ गया k/m, तो ओमेगा हो गया √k/m, और टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2πm/k। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम only depends upon the spring constant and mass। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। क्या मतलब हुआ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करने का? आप यहां देखना, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, देखना ये सेंट्रल पॉइंट होगा जहां स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन, कोई कॉम्प्रेशन नहीं। आपको बोला जाएगा कि ब्लॉक को राइट हैंड साइड 5 सेंटीमीटर पुल किए और यहां से छोड़ दिए रिस्ट से, तो जहां रिस्ट में हुआ यही तो एक्सट्रीम पॉइंट हुआ, और एम्पलीट्यूड पता चल गया कि 5 सेंटीमीटर है। जब आप छोड़ोगे तो ये ऑसिलेट करेगा। एक्सट्रीम लेफ्ट का पॉइंट कहीं यहां होगा जहां स्प्रिंग कॉम्प्रेशन में होगा। आपसे पूछा जाएगा कि यहां से यहां तक आने में टाइम कितना, तो बोलोगे ये टाइम पीरियड का 1/4 हुआ, क्योंकि इसे बोले बी, इसे बोले ओ, इसे बोले ए। तो बी से ए आना और वापस लौट के जाना एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ, जिसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होगा। बी से ओ 1/4 हुआ तो d/4। आप टाइम पीरियड अभी लाए थे 2π√m/k, तो यहां से पता चल जाएगा टाइम कितना लगेगा। फिर बोला जाता कि नहीं, यही स्प्रिंग था और हम लोग इस बार इलॉन्गेट किए 2 सेंटीमीटर और छोड़ दें। आपको बताना यह है कि बी से ओ तक आने में टाइम कितना लगेगा, तो बोलेंगे एम्पलीट्यूड बदल गया, एम्पलीट्यूड अब 2 सेंटीमीटर है और ये 1/4 ही रहा बी से ओ तक आने का टाइम। तो टाइम पीरियड तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता नहीं, तो फिर से टाइम सेम लगेगा। भले ही आपको ये लगे कि 5 सेंटीमीटर का दूरी और 2 सेंटीमीटर का दूरी ये तो चेंज हुआ, केवल डिस्टेंस से नहीं चेंज हुआ, और भी कई फीचर चेंज हो गया। वेलोसिटी जिससे मूव करेगी ब्लॉक अलग अलग इंस्टेंट पे, वो भी बदला। दैट्स वाई टाइम सेम रहेगा, ये ध्यान रहे। देखना, अभी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जान के मैंने हॉरिजॉन्टल लिया था, जहां सेंट्रल पॉइंट आपको डिसाइड करना आसान होगा। अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वर्टिकली रखें और उसे कैलकुलेट करें टाइम पीरियड। वर्टिकली रखें, अभी नेचुरल लेंथ था, ये सेंट्रल पॉइंट नहीं हो सकता। माने कि सेंट्रल पॉइंट में ब्लॉक और भी नीचे x0 इलोंगेट होगा, नीचे mg और ऊपर kx0, नेट फोर्स 0 हो गई, तो ये सेंट्रल पॉइंट हुआ। सेंट्रल पॉइंट जहां पे है वहां स्प्रिंग में ऑलरेडी इलोंगेशन है mg/k। अब हम लोग सेंट्रल पॉइंट से थोड़ा और ब्लॉक को नीचे x डिस्टेंस पे कंसीडर करें, तो ये सेंट्रल पॉइंट था, ये x0 डिस्टेंस नीचे था और भी नीचे गए, तो नीचे mg ऊपर kx प्लस x0, और नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना, नीचे है mg तो ये प्लस करें, ये ऊपर के तरफ है kx प्लस x0 इक्वल टू ma, इसको माइनस करें, इसको प्लस करें, और देखना kx0 और mg ये दोनों बराबर था। mg के जगह लिख दिए kx0, तो फाइनली एक्सेलरेशन हो गया kx/m।
और a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू आ गई वही। तो हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है, चेंज क्या आया? तो बोलेंगे सेंट्रल पॉइंट स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ पे था हॉरिजेंटली, इस केस में सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे है, वहां ऑलरेडी स्प्रिंग में इलॉन्गेशन है, तो सेंट्रल पॉइंट चेंज हुआ, टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे कोई कांस्टेंट फोर्स लगने लगे, टाइम पीरियड चेंज नहीं करता। तो बेटर होगा अगर आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में वर्टिकली एनालाइज करके टाइम पीरियड लाना हो, आप ग्रेविटी फ्री जोन मान लो, क्योंकि ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स है, उस पर टाइम पीरियड डिपेंड करेगा नहीं। तो आपको सेंट्रल पॉइंट निकालने वाला झमेला ही खत्म, ग्रेविटी फ्री जोन मान के टाइम पीरियड निकाले। क्यों ऐसा करना जरूरी है? क्योंकि अभी तो आप सिंपल वाला देख रहे हो, एक स्प्रिंग एक ब्लॉक, जहां कई स्प्रिंग होगा कनेक्टेड, पुली होगा कनेक्टेड। अगर आप पहले सेंट्रल पॉइंट निकालने लगे तो काफी टाइम टेकिंग होगा, और टाइम होता 2 मिनट, तो ये ध्यान रहे। वही बात यहां लिखी हुई है कि टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम doesn't depends upon gravity or any other such force, that is constant force. So it is better to consider a gravity free zone. देखना, ओमेगा कैलकुलेट करने का दो मेथड है, फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड। फोर्स मेथड में भी नेट फोर्स 0 पुट करके अभी बता रहे हैं। अगर रोलिंग का केस होगा तो नेट टॉर्क की बात करेंगे, जो अभी नहीं यूज कर रहे। तो पहले आप फोर्स मेथड लिख लेना, जहां जो कंफ्यूजन उससे पूछना, फिर हम लोग एनर्जी मेथड की बात करेंगे। कई बार एनर्जी मेथड फोर्स के कंपैरिजन में एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो एक सिंपल अप्रोच बता देता, सिंपल सॉल्यूशन देता। तो यहां से लिखना, आर्यन, शांतनु, बात समझ में आ रही है सब? यस सर। Yes, sir. मुस्कान, तनु, कोई कंफ्यूजन भी? नो सर।
थोड़ा सा ऊपर कर दो। और ऊपर कार्तिकेय? नो सर। कार्तिकेय कहाँ तक हो गया लिखा हुआ? मुस्कान? सर यहाँ पे हूँ, स्प्रिंग ब्लॉक इन वर्टिकल डायरेक्शन। अच्छा, एकदम नीचे। यस सर। शांतनु, ऊपर वाला सारा लिख लिए थे ना?
Yes, sir. सर एक बार टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का डायग्राम दिखा दूं? ऊपर वाला ये यस सर। नीचे करें तन्नू? यस सर। ये पुराना पेज हो गया लिखा हुआ सभी का क्या? आर्यन अभी कहाँ पे लिख रहे हो? सर हो गया वो। तनु पुराना पेज हो गया था लिखा हुआ ना? या यस सर। किसी का भी बचा हो तो हम तो एक जस्ट गेस के बेसिस पे ही आगे बढ़ा देते। अगर कुछ लिखने को बच जाए तो आप बताना मुझे।
जो लिख लिए एक बार हैंड रेज करना। मुस्कान, या भी कुछ पूछना भी है इसमें? No, sir. No, sir. आर्यन, शांतनु, कुछ कंफ्यूजन, कुछ पूछना? नो सर। No, sir. कार्तिकेय, श्रेय कहाँ तक पहुंचे? बस होने वाला है। सर हो गया। ओके ओके। देखना सभी पैकेज ले लो। पैकेज कर रहे हैं ये, आर्काइव रखना अपने पास। मुस्कान, पढ़ना एक बार फोर्थ को। A very long length L cylindrical galaxy is made of uniformly distributed mass and has radius r. A star outside the galaxy in a plane perpendicular to the galaxy and passing through its center. If the time period of star is capital T and its distance from galaxy is r, then देखना ये लगभग सभी का डाउट है। यही एक, या थोड़ा थिकर भी बनाए इसे। ये गैलेक्सी है और इसका एक्सिस भी ड्रॉ करते हैं। देखना ये इसका एक्सिस है। रेडियस r, लेंथ l, l वेरी 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 ग्रेटर देन r है, और एक पॉइंट p, ये डिस्टेंस है स्मॉल r। इसमें सर्कुलर पाथ में कोई रोटेट कर रहा, देखना ये पाथ बना है। इनफाइनाइट लेंथ के वजह से अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, याद आ रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए फॉर्मूला? अगर लॉन्ग रॉड हो
तो यहाँ पे एक फील्ड का होता था x कंपोनेंट और एक होता था y कंपोनेंट। सिमेट्रिकली में y कंपोनेंट 0 हो जाता था। x कंपोनेंट की वैल्यू होती थी 2 सॉरी g लैम्डा बाय r और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इनफाइनाइट के केस में अल्फा बीटा दोनों सेम 90 डिग्री, तो ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया g लैम्डा बाय r इसका ट्वाइस। अगर एक मास आप यहां कंसीडर करते हो तो उस पर फोर्स लगेगा मास इंटू फील्ड स्ट्रेंथ, मास g लैम्डा बाय r इसका ट्वाइस, और यही इसे सेंट्रीपिटल फोर्स देगा mv स्क्वायर बाय r। ये था g लैम्डा m बाय r। लैम्डा हुआ यूनिट लेंथ का मास। ये जो गैलेक्सी है ये लीनियर बॉडी बोले जो भी बोले। अब इसमें जो टर्म्स कैंसिल हो रहा वो दिख रहा है स्मॉल m हटा दे, r भी कैंसिल हो गया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया अंडर रूट 2 g लैम्डा। ये फर्स्ट इक्वेशन। टाइम पीरियड बताना है आपको, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई r बाई v, 2 पाई r रूट अंडर 2 g लैम्डा। तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल हो गया r के। मुस्कान बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये आप में से था मुस्कान का, विधि का, और किसका डाउट था ये? कार्तिकेय, आर्यन, समझ में आया ये फोर्थ वन? यस सर। मुस्कान कुछ पूछना तो नहीं फोर्थ में? No, sir. देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़े आगे। नेक्स्ट है 11th। देखना पहले हम फिगर ड्रॉ करें। एक ये, दूसरा ये, और यहां से यहां। ये E2m,
ये करा सन, ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये मार्स का ऑर्बिट है, मुस्कान पढ़ना एक बार। India's Mangalyaan was sent to the Mars by launching it into a transfer orbit (EOM) around the Sun. It leaves the Earth at E and meets Mars at M. If the semi-major axis of Earth's orbit is AE is equal to 1.5 10 power 11 meter, that of Mars orbit is equal to 2.28 into 10 to the power 11 meter, taken Kepler's law give the estimate of time for Mangalyaan to reach Mars from Earth to be close to. देखना अर्थ का जो टाइम पीरियड होता, कैप्लर्स लॉ का था कि t proportional to r to the power 3/2। t2 बोल रहे हैं टाइम पीरियड मार्स को जो लगता होगा, और t1 बोल रहे हैं जो अर्थ को लगता है। अर्थ का टाइम पीरियड तो पता है 365 डेज, और रेडियस लें तो मार्स का रेडियस कितना गिवन है, 2.28 10 to the power 11, और अर्थ का रेडियस है 1.5 10 to the power 11 मीटर, इसका पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, देखना 10 का पावर 11 वाला टर्म्स तो दोनों में है, इसे हटा दें। अब जो बाकी टर्म्स रहा इसको डिवाइड करें तो 2.28 इसमें डिवाइड करें 1.5 से, और ये आ गया 1.52, इसका रूट करें 3/2 पावर। तो क्यूब करें इसका पहले, तो ये आ गया 3.511, और इसका रूट करते हैं अब, तो ये आ गया 1.87। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1.87 इंटू 365 डेज। ये हो गया मार्स का अपना ऑर्बिट में घूमने का टाइम। ये आ जा रहा है 684 डेज। 684 डेज में तो पूरा एक चक्कर लगाएगा, कहां से कहां, ऐसा नहीं। और इसको अगर नेग्लिजिबल मान लें तो ये टाइम पीरियड का आधा हुआ। तो जो मंगलयान को लगेगा अर्थ से ऑर्बिट शिफ्ट करने में, अर्थ वाले ऑर्बिट से मार्स वाले ऑर्बिट शिफ्ट करने में, वो जो मार्स का टाइम पीरियड आया उसी का हाफ कर दे, 684/2। तो ये आ रहा है 342 डेज। और ये बताए कुछ ज्यादा ले रहे हैं, तो इसके आसपास का कौन सा डेटा दिख रहा है, इससे थोड़ा कम होगा, तो इससे कम वाला दिख रहा है 320 डेज। और बोल भी रहा है कि अप्रॉक्स में बताना था, तो ये 320 डेज ले ले। मुस्कान, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. सर पीछे आंसर्स में 260 डेज गिवन है। आंसर में 260 डेज गिवन है। कहीं कैलकुलेशन में हम लोग मिस्टेक भी किए क्या? नो सर, घर पे भी यही आ रहा था, मतलब जब मैंने सॉल्व किया था तो। ये चैप्टर है ग्रेविटेशन
260 days. और क्या इसमें अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं? देखना, हमें लग रहा है कि आंसर में मिस्टेक है, क्योंकि आंसर तो दिया कौन सा, ये सेकेंड वन, और पीछे मेथड तो वैसा ही कुछ लिख रहा, QE by QM. Okay, sir. या और देख मिनट रुकना, जरा देखें इसमें अप्रोक्सीमेशन अगर लें, ये रेडियस में कितना का अंतर है। रेडियस था 2.28 और 1.5। तो अगर हम लोग माने कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये टोटल हो जाएगा 2a, नहीं हो जाएगा? तो रेडियस 2a अगर लिखना चाहें, इलिप्टिकल पाथ मान लें, तो ये सन से अर्थ तक का रेडियस ये हो गया 1.5, और सन से मार्स तक का रेडियस ये हो गया 2.28। इसका मीन ले लें तो सेमी मेजर ये 2a हुआ, तो एक ही वैल्यू हो जाएगी 1.5 प्लस 2.28 बाई 2। ये कितना आएगा बताना एक बार कोई। Sir, 1.89. 1.89। तो ये इसके जगह 2.28 के जगह केवल चेंज करना और 1.89 ले लो, एवरेजिंग कर ही दें और भी थोड़ा, मेथड फॉर्मूला वही लगा रहे हैं 1.89। अब बताना कितना आ रहा है, इसको चेंज कर रहे हैं फिर। सर हमने ये एवरेज क्यों लिया सर, 1.89 क्यों लिया? देखना इलिप्टिकल पाथ में कैसे होता, जब इलिप्टिकल पाथ में कोई भी पार्टिकल घूमता, तो अभी यहाँ पे था, अरे दे एक मिनट रुकना, अभी यहाँ पे है, यहाँ सन है, तो इलिप्टिकल पाथ में क्या बोले थे कि ये इसका पेरिजी वाला पॉइंट हुआ और ये एपोजी वाला पॉइंट हुआ इस पाथ के रिगार्डिंग। यस सर। तो उस केस में तो वही लेते थे, और टोटल सेमी मेजर एक्सिस कौन सा डिस्टेंस होगा, देखना सेमी मेजर एक्सिस होगा, सॉरी मेजर एक्सिस होगा यहाँ से यहाँ तक, हमें तो लेना सेमी मेजर एक्सिस, तो ट्वाइस Yes. ऑफ पे निकाले और ये कर दिए। ओके सर। तो यहाँ से देखना, इसको डिवाइड करके देखना क्या आता। Sir, 257.8. ये फाइनल टाइम पीरियड आ गया ना, Yes, sir. टाइम पीरियड आ गया 2, टाइम पीरियड या टाइम पीरियड का आधा आ गया, Sir, time period का आधा. टाइम पीरियड का आधा। टाइम पीरियड कितना आया, टाइम पीरियड बता दो पहले। Sir, T2 कितना आया? क्या हुआ विधि?
या मुस्कान किसकी आवाज थी? मुस्कान कितना आया था? T/2 ही बता दो। सर टी आया है 515.77 515 5.77 और T/2 करें तो ये कितना? 257 257 ना? यस सर। इतना डेज इसको अप्रॉक्स कर दें तो 260 डेज हो गया। तो ये वाला रेडियस में ऐसा कर दें, ठीक है? कैपलर्स रूल ही लगा रहे हैं। वो कुछ ज्यादा ही अप्रॉक्सीमेशन हो गया था, सीधा सीधा हम लोग रेडियस मास का ही ले लिए थे। तो आगे बढ़े। ये 11 नंबर किसका था डाउट? सर मुस्कान। हाँ मुस्कान था। तो सर विधि। और भी था। सर विधि। हाँ विधि। तो कार्तिकेय, आर्यन हो गया था ये सब। कार्तिकेय का No. भी था ये था। कार्तिकेय कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बढ़े आगे। Yes, sir. आगे क्वेश्चन नंबर 20। कार्तिकेय पढ़ना 20 को। This question contains statement 1 and statement 2 of the 4 choices given after the statements. Choose the one that best describe the two statements. Statement 1. For a mass capital M kept at the center of a cube of side A, the flux of gravitational field passing through its side is 4 pi gm. And statement 2. If the direction of field due to point source is radial and its dependence on the distance small r for the source is given as 1 upon r square. Its flux through a closed surface depends only on the strength of the source enclosed by the surface and not on the size or shape of the surface. देखना, एक कॉन्सेप्ट है फ्लक्स का। बताया कि ये अगला जो 12th का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट, मतलब 12th में जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट, वो सिमिलर ग्रेविटेशन के जैसा है। उसका 30% सिलेबस पूरा ऐसा है। यहाँ हम लोग मास की वजह से फील्ड कैलकुलेट करने की बात करते और वहां पे चार्ज की वजह से फील्ड कैलकुलेट करते। एक होता फील्ड स्ट्रेंथ और एक होता फ्लक्स। देखना, एक प्लेन एरिया है, वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ए, ये स्क्वायर प्लेट है। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका होता, जो नॉर्मल कंपोनेंट है फील्ड का सरफेस एरिया पे इंटू ई स्क्वायर, इसको बोला करते फ्लक्स। अब देखना, एक पॉइंट चार्ज हो, एक स्फीयर से घेर दो जिसका रेडियस आर है, तो जहां पे सरफेस वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ हर जगह होगी। चार्ज नहीं, सॉरी, मास है, पॉइंट मास है, gm/r²। फ्लक्स कितना होगा? gm/r², 4πr²। सरफेस एरिया हो गया। जो भी टर्म्स कैंसिल हो रहा है उसे हटा दो, r² वाला टर्म्स कैंसिल, तो फ्लक्स हो गया 4 gm π। यही फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है। तो पार्ट स्टेटमेंट 1 था, फॉर मास m kept at the center of a cube of side A, the flux of gravitational field passing through its side is 4g πm। तो देखना, ये जो फ्लक्स है, अब इसको ऐसे बोलें कि कोई पॉइंट मास कितना फ्लक्स जनरेट करेगा। जो भी फ्लक्स जनरेट करेगा वो इस सरफेस से पास कर रहा था। कितना था वो? 4πgm। ये सारा कांस्टेंट है, मास पे डिपेंड करता है वो फ्लक्स। आप इसको स्फीयर के जगह किसी क्यूब से घेर दो, ये क्यूब बनाए और उसके सेंटर पे एक मास डाल दें, तो जो भी फ्लक्स निकलेगा ये इतना, वही बाकी इसका 6 सरफेस है, सब में इक्वली बटेगा।
तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा ट्रू हो गया। ये फ्लक्स वाला जो टर्म्स मैंने बताया आप सभी के समझ में आया थोड़ा? Yes, कार्तिक sir. के? तो देखना ये स्टेटमेंट 2 की बात करें अब। स्टेटमेंट 2 कह रहा कि if the direction of fill due to the point source is radial, it depends on the distance r, or a source is given by 1 by r square. The flux through a closed surface depends only on the strength of source enclosed by the surface. ये बात तो अभी की थी कि मास पे केवल डिपेंड करेगा and not on the size and shape surface. क्यूब कितना भी बड़ा ले लो, छोटा ले लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। स्फीयर छोटा बड़ा ले लो, नहीं अंतर पड़ेगा। टोटल फ्लक्स वही होगा और मास पे केवल डिपेंड करेगा। स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 सही और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा। तो सेकेंड ऑप्शन हो गया। बढ़े कार्तिक आगे। Yes, sir. देखना एक क्वेश्चन और भी है किसी का 27। आप में से किसका 27 है? Sir, Aryan. आर्यन पढ़ना 27 को। Suppose the gravitational force varies inversely as the nth power of distance, then the time period planet in circular orbit of radius r around the sun will be proportional to. देखना ये 27 काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा। ग्रेविटेशन में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट में आएगा, मॉडर्न में आएगा, केवल नाम फोर्स का बदल देगा। तो आप इसे सुनना ध्यान से। देखना ये सर्कुलर ऑर्बिट है, रेडियस आर, और यहां पे कोई मास घूम रहा सर्कुलर ऑर्बिट में। फोर्स जो इसे घुमा रहा है, जो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा, वो r टू द पावर n के प्रोपोर्शनल है, के कांस्टेंट ले लिए, और यही होगा mv स्क्वायर बाय r के बराबर। तो यहां से आप भी लिखोगे k बाय m r टू द पावर n माइनस 1 होल टू द पावर 1/2। यही आ गया, स्पीड आ गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गया। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं आप k बाय m टू द पावर 1/2 1 by r to the power n minus 1/2, that is proportional to 1 by r to the power n minus 1/2। ऐसा जो भी ऑप्शन है उसमें टिक करेंगे तो राइट आंसर सेकेंड वन हो गया। ठीक है आर्यन? Yes, sir. तो देखना आज हम लोग यहीं तक रखें, टाइम भी हो गया। कल हम ऐसा करेंगे कि पहले क्लास के स्टार्ट में ही जो भी आपका डाउट है फ्लूइड मैकेनिक्स के पूरी तरह बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हीट एंड थर्मो में जो नहीं किए पूरी तरह भी पूरा, उसे पूरा कर लेना। क्या और भी कुछ दें होमवर्क आज? यस सर। तो एसएचएम के एचसी वर्मा से आप 6 क्वेश्चन करना, ज्यादा नहीं दे रहे हैं, किसी कई का करना तक हीट एंड थर्मो से नहीं बन रहा, दिक्कत आ रही है। तो एसएचएम एचसी वर्मा से आप करोगे 1 to 6। एसएचएम में अभी कई बातें और भी होगी तो आपको जरा स्मूथ लगेगा, इसी कारण क्वेश्चन कम भी दे रहे हैं। और फिर भी दिक्कत हो तो आप ऐप से हेल्प लेना। एचसी वर्मा से रीडिंग लगाना एसएचएम का। एसएचएम जितना ही क्लियर रहेगा आपको वेव उतना अधिक समझ में आएगा। और वेव 3 टाइम्स पढ़ना है। अभी आप पढ़ोगे साउंड वेव, फिर लाइट वेव, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
तो ये 3 चैप्टर का बेस है, तो रीडिंग इस पर्पस से भी लगाना ज्यादा जरूरी है इसका। चलिए फिर मीटिंग को डिस्कनेक्ट करें। ओके।